हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, क्या आप घर बैठे बीपीएससी पीटी का तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए बीपीएससी प्लस यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री का आपका पहला प्रश्न क्या है। 51 नंबर से प्रश्न हम देखते हैं। 51 नंबर, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो भारत में कृषि एवं पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो आपको मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, जो कि आपको 7000 बीसी का है। 7000 बीसी का है। अगर इसी प्रश्न में आपको अगर ये दिया रहता कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो ऑप्शन में अगर लहुरा देव दिया होता तो आप सही उत्तर लहुरा देव मानेंगे, क्योंकि लहुरा देव से 8000 से 9000 बीसी के चावल के साक्ष्य मिले हैं। वही मेहरगढ़ से गेहूं के जो साक्ष्य मिले यानी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो 7000 बीसी का है। तो अगर लहुरा देव ऑप्शन में रहे तो आप लहुरा देव मानेंगे, और लहुरा देव नहीं है तो आपको मेहरगढ़ सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत का आयोजन की गई थी। तो आप बताइए कि पहली बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था। तो सही उत्तर है आपको राजगृह में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजगृह में किया गया था। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे, तो आप बताइए सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। अगर प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष की बात करें तो महाकाश्यप था। शासक की बात करें तो अजातशत्रु था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन करने वाले बीम कटफिशेस थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये है 54 नंबर, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव को दान में दे देने के लिए प्रार्थना की, याचना की। तो आपका सही उत्तर होगा बलदेव पुत्र। क्या होगा? बलदेव पुत्र होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेरीपल्स ऑफ इरिथियन सी किसके द्वारा लिखा गया था। तो आप बताएंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके लेखक के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है 57 नंबर, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण हमें प्राप्त होता है। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के पहले विवरण हमें प्राप्त होता है तबकात नासिरी से। किससे प्राप्त होता है? तबकात ई नासिरी से। अगर इसके लेखक की बात करें तो मिन्हास और सिराज था। अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा कर दिया। तो इस तरह का काम कौन कर सकता है? अलाउद्दीन खिलजी। आप आसानी से याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही ऐसा काम किया था। आधा आधा ये लेगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। आपका सही उत्तर है सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय। 60 नंबर प्रश्न देखिए। 60 नंबर प्रश्न पूछा गया था, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो आपका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो आपका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर है विलियम फिंच। ये विलियम फिंच का कथन है। आप बताएंगे विलियम फिंच का कथन है। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो सुल्तान जैनुल आबादीन। जैनुल आबादीन। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर प्रश्न, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो फरैजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने करी। और कहाँ पे करी? तो बंगाल में। आप बताएंगे बंगाल में। पुस्तक के बारे में पूछा गया है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप बताइए कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न आपका क्या है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो आपका सही उत्तर है 1885 में। 1885 में। आगे बढ़िए, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, यानी सेपरेट प्रोविंस बना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1912।
अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर प्रश्न। जो हमारा 67 नंबर प्रश्न है उसमें पूछा गया है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया। तो सिंपल सी जवाब है कि राजकुमार शुक्ल ने। अगर आपसे ये पूछा जाए, बीपीएससी ने पूछा है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे, तो आप सही उत्तर बताएंगे कि राजकुमार शुक्ल मुरली भरोबा गांव के थे। अगर इसी प्रश्न में अगर आपसे ये पूछा जाता कि गांधी जी को चंपारण आमंत्रित राजकुमार शुक्ल ने किया था, तो आपसे अगर ये पूछा जाता कि कहाँ पे किया था, तो गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए राजकुमार शुक्ल, आप जानते हैं कि लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था वहां गए थे और वहां से इन्होंने आमंत्रित किया था। तो गांधी जी ने 1917 में बिहार की यात्रा की और बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। अगला प्रश्न है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका उठाने वाले व्यक्ति का नाम। आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और ये आपको जो अधिवेशन हुआ था आपको लाहौर अधिवेशन में, उसमें इन्होंने रावी नदी के तट पर पताका उठाया था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पूछा गया बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुई। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुई थी आप बताएंगे 1931 में। और इससे जुड़े हुए व्यक्ति के नाम पूछा जाता है तो आप बताएंगे गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, और उसके बाद आप बताएंगे कि पुलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राहुल सांस्कृतिक ध्यान, अब्दुल बारी, अंबिका कांत सिंह। ये सभी आपको इसी से जुड़े हुए थे, सोशलिस्ट पार्टी से। इसी प्रश्न को अगर इस प्रकार से पूछा जाता कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक रूप से गठन कब किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका उत्तर होता 1934, और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। अगर सचिव पूछा जाता है तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया, तो आपका सही उत्तर क्या है, आपका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है 71 नंबर। तो 71 नंबर प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है। तो आप जानते हैं कि स्थलरूढ़ देश के बारे में पूछा गया है, तो सही उत्तर है हंगरी। कौन है, हंगरी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है बोर्नियो द्वीप। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा पंपास आप जानते हैं अर्जेंटीना के घास के मैदानों को कहा जाता है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो अभी भी चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर में हमारा प्रश्न क्या पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो आपका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो आप जानते हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये आपको मेघालय पठार का ही अंश है। और अगर हम बात करें भुवन पहाड़िया का, तो इससे कोई संबंध नहीं है। देखिए अगला प्रश्न, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर आपका जो है नथुला दर्रा है, और ये आपको कहाँ है, तो नथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। आपसे ये पूछा जाए कि नथुला दर्रा किस हिमालय का भाग है, तो आप बताएंगे महान हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न देखिए, करेबास मृतिका जो जाफरान अर्थात केसर का एक स्थानीय प्रकार है, ये आपको कहाँ उगाया जाता है, तो आप बताएंगे कश्मीर हिमालय में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, जनगणना से प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो आप बताइए लगभग 31%। अगला प्रश्न है भारत सरकार के नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग का गठन किया गया है योजना आयोग के स्थान पे, तो इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म आपको बहुत ही आसान है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपका सही उत्तर हो गया बी, आपका सही उत्तर हो गया बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया, कब किया गया, तो आप बताइए कब किया गया, 1956 में किया गया। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर में क्या प्रश्न पूछा गया है, तो आपका जो 82 नंबर प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। 83 नंबर प्रश्न, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो आप बताइए कि भारत जो है आपका चादरी अभ्रक में अग्रणी है। अगला प्रश्न, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना, तो 1936 में बना, 1936 में बना। ठीक है, अगर इसी में पूछा सेपरेट प्रोविंस का, तो बताइएगा 1912 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से पुराना है, तो आप बताएंगे कि जो ऑप्शन दिया गया उसमें खड़गपुर पहाड़िया पुराना है।
अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितना जिलों से सीमाबद्ध है? तो आप बताएंगे 9 जिलों से है। अभी भी उत्तर यही होगा। आगे बढ़िए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो आप बताएंगे बिहार में अधिकांश जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मिट्टी है, मृदा है, जिसे हम कछारी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारी मृदा कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा जनसंख्या से है कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। भारत के निम्न राज्यों में से जो राज्य दिए गए हैं उनमें से पहला स्थान पे आप जानते हैं कि बिहार है जो सबसे कम साक्षर है। तो देखिए प्रश्न को जो है घुमा करके पूछा गया है कि निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बताना है। तो आप बताइए कि निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से प्रथम स्थान पे आ जाएगा, ऐसे तो आखिरी स्थान पे चला जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम स्थान पे है, निम्नतम साक्षरता दर के स्थान पे। अगर हम बिहार की साक्षरता की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर क्या है? बिल्कुल निम्नतम है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो आप कहेंगे कि बिहार दूसरा स्थान पे। कितने स्थान पे? दूसरा स्थान पे है। और बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो पूर्णिया जिला अग्रणी है जूट उत्पादन में। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल का तो ये प्रथम स्थान रखता है जूट उत्पादन में। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा है? तो आप बताइए कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा है, कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो आप राष्ट्रपति को अपने लिखित रूप से त्यागपत्र देंगे आर्टिकल 124 के अनुसार। अगला प्रश्न, पिछड़ी जाति के प्रथम सभापति कौन थे? तो आप बताइए कि पिछड़ी जाति के प्रथम सभापति काका साहेब कालेकर थे। अगला प्रश्न देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं बीपीएससी के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आप बताइए कि राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो आप बताइए कि 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 95 नंबर प्रश्न है हमारा, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो किसी भी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की चर्चा की गई है? तो आप बताइए अनुच्छेद 330। 331 क्या है? 331 आंगन भारतीयों से संबंधित है और 332 विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया राष्ट्रपति के एक संबंध में कि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति क्या है? संसद का हिस्सा है। सही उत्तर हो जाएगा बी, संसद का हिस्सा है। संसद के गठन का प्रावधान 79 में, आर्टिकल 79 में। और आपसे ये पूछा था कि संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद में राष्ट्रपति के अलावे आपका लोकसभा और लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के आपको संसद का गठन होता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका क्या है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन का प्रावधान करता है? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 40। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड आपको 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की अनुसूची का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1987 में। अगला प्रश्न देखिए 101, निम्न से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। तो आप बताएंगे, सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। 102 नंबर प्रश्न, आपका जो 102 नंबर प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है? आइए देखते हैं 102 नंबर प्रश्न। 102 नंबर प्रश्न जो है आपको अटॉर्नी जनरल से है। भारत के महान्यायवादी के बारे में पूछा गया है कि किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आप बताइए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर अनुच्छेद पूछे महान्यायवादी का तो आप बताइएगा अनुच्छेद 76। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो आपको 4% का लक्ष्य रखा गया था। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है, सरकार
की नीति जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य एक से अधिक निश्चित तौर पे सही होगा। तो हमें देखना है कि नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, और आप बताइए कि विनिर्माण की लागत को कम करना। तो जो कोई सामान इंडिया में ही बनेगा तो निश्चित तौर पे उसका विनिर्माण लागत कम होगा। जैसे कि कोई रक्षा उपकरण बनाया जा रहा है भारत में, तो आपका उसमें विनिर्माण लागत कम होगा। अगर हम रसिया या अमेरिका या दूसरे देशों से खरीदते हैं तो उसमें लागत ज्यादा होगा। उत्पाद जो किया जाएगा उसको प्रतियोगी बनाना, तो निश्चित तौर पे आपको अधिक से अधिक उत्पादन होगा और अच्छे सामान का उत्पादन होगा तो उसका जो है प्रतियोगी बनना निश्चित है। तो आप कहेंगे एक से अधिक सही हो जाएगा, सही उत्तर होगा आपका ई, सही उत्तर होगा आपका ई। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 105 नंबर प्रश्न, 105 नंबर पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है। तो आपको ये बताना कि कौन नहीं है। तो बताइए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया, तो आप कहेंगे सभी के सभी जरूरी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उत्तर होगा ई। अगला प्रश्न देखिए 106, पूरा के संबंध में पूछा गया है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा को प्रदान करना, ये प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आप बताइए कि सही उत्तर है आपका एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना, तो 65.5। आप बताइए 65.5, आपका सही उत्तर है 65.5। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण स्तर के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। तो आपका सही उत्तर है मोहम्मद यूनिस। अगला प्रश्न देखिए 109, 109 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है सो देखते हैं। 109 नंबर प्रश्न में पूछा गया है भारत में यानी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। तो आप बताइए कि शक्तिकांत दास अभी वर्तमान गवर्नर जनरल है आरबीआई के, और ये कैमे नंबर के गवर्नर जनरल है, तो 25वें नंबर के गवर्नर जनरल है। अगला प्रश्न देखिए 109, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो आप जानते हैं कि कृषि में उत्पादकता बढ़ाने हेतु कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपका कुशल सिंचाई का होना जरूरी है, ठीक है, गुणवत्ता युक्त बीज का होना जरूरी है, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग। तो उपरोक्त में से सभी सही है, हम कहेंगे आपका उत्तर हो जाएगा कौन, आपका उत्तर होगा ई। अगला प्रश्न देखिए 111, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है। तो देखिए मनरेगा का भी कई सारे उद्देश्य हैं। इसमें से आप देखेंगे कि सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन करना, जल प्रबंधन करना, ग्रामीण आय को बढ़ावा देना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी उत्तर ई। 112 नंबर प्रश्न देखिए, 112 नंबर बजट से संबंधित है जो कि आपको करंट अफेयर का है, तो इसको हम स्किप करते हैं। आगे बढ़िए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के दौर में हरित क्रांति के संबंध में प्रश्न पूछा गया कि इसकी क्या व्याख्या करता है, क्या उचित व्याख्या करता है। तो देखिए आपको जो है हरित क्रांति लाना है तो आपको क्या करना होगा कि आपका बीज, उर्वरक और जल तकनीक, जल प्रबंधन की आपको व्यवस्था करना होगा। उन्नत बीज, उन्नत उर्वरक और उन्नत जल प्रबंधन यानी कि सिंचाई की व्यवस्था आपको करनी होगी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए 114, 114 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है आपको नीति आयोग से पूछा गया है। नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया है। और जो प्रश्न आपसे पूछे गए इसके सीईओ कौन है, तो आप बताइए कि इसके सीईओ अमिताभ कांत है, जो वर्तमान में भी है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी नरेंद्र मोदी है। इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो इसका उपाध्यक्ष आपको राजीव कुमार है। अगला प्रश्न देखिए 115 नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो आप जानते हैं कि हमारा बिहार राज्य जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान रखता है। और आपसे ये पूछ ले कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 116 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात, तो बिहार की लिंगानुपात आपसे पूछा गया है। तो आप बताइए 918, 918 बहुत ही आसानी से आपको याद रह जाएगा। और आपसे अगर ये पूछा जाता बाल लिंगानुपात तो आप बताएंगे 935। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बिहार में लिंगानुपात सर्वाधिक जिला
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे गोपालगंज है। कौन सा बताएंगे, गोपालगंज है, जहां 10 से 21 है। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपका कौन है, मुंगेर जिला है, जहां 876 है लिंगानुपात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो आपको पूछा गया है बिहार आर्थिक सर्वे से, कि बिहार आर्थिक सर्वे पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया। आपका सही उत्तर है 2006-2007। अब देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर 118 प्रश्न को ऐसे डिलीट कर दिया गया था, तो इसे हम स्किप करते हैं। अगला प्रश्न को भी स्किप करते हैं, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न ये है, एक और फिर से हम हिस्ट्री के सेक्शन में हैं और 121 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर है अधिकारियों की अक्षमता, अधिकारियों की अक्षमता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को डिलीट कर दिया था, इसको हटाइए। आगे बढ़ते 123 नंबर प्रश्न, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो आप जानते हैं हैदराबाद के निजाम ने कोई बगावत नहीं किया था। अगला बढ़िए, नील विद्रोह के बारे में प्रश्न पूछा गया कि नील विद्रोह के बारे में क्या सही है। तो नील विद्रोह के बारे में जो आपको सही है 124 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या लिखा गया है जरा पढ़ते हैं। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। सही बात है कि नील की खेती से परेशान हो चुके थे, उनकी भूमि की उर्वरता समाप्त होती जा रही थी और बहुत ही कम मूल्य दिया जाता था, बहुत ही कम पैसे में सामान खरीद लिए जाते थे नील। तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। आपका सही उत्तर है सी, आपका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 1875 के दक्कन दंगों का, दक्कन में जो दंगा हो गया था 1875 में, उसका तत्कालिक कारण पूछा गया है। तो सही उत्तर है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, इसी के लिए दंगा किया गया था। क्वेश्चन है 126, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोगी भी करते थे, और तो उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में कहा। तो ये आपका सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न देखिए, निम्न से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन नहीं था, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। अगर पूछा जाता कौन था, तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन कौन था, दी हिंदू, बंगाली, दी महारत्ता। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न भी काफी बड़ा पूछा गया है और इसका ऑप्शन भी काफी बड़ा है। तो इसे आप क्या करेंगे कि ऐसे प्रश्नों में थोड़ी सी पेशेंस दिखाएंगे और समय देकर के आप इसे सही करने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न ये पूछा गया प्रार्थना समाज के बारे में, तो आप ऑप्शन में देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज से कौन जुड़े हुए हैं। तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सही है आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद आपको कौन दिखेगा, यंग इंडिया के बारे में, तो देखिए यंग इंडिया से कौन जुड़े थे, मोहनदास करमचंद गांधी। इसके बाद देखिए लोक हितवादी किसे कहा जाता है, तो आप देखिए गोपाल हरि देशमुख का, गोपाल हरि देशमुख को। उसके बाद देखिए कि सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा बनाया गया, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा बनाया गया था। फिर देखिए आपको रहनुमाई मौजदेन सभा, तो आप बताइए कि इसका जो है नौरोजी फरदोंदी था। तो आप फाइनली कंक्लूजन पे निकलिए कि आपका जो है सही उत्तर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया है वो क्या है, अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है वो है कि समाचार पत्रों के बारे में, कि समाचार पत्र और इसके कौन कौन से संपादक थे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। दी हिंदू, तो देखिए दी हिंदू का आपका हो जाएगा जी सुब्रह्मण्यम अय्यर, दी हिंदू का क्या हो जाएगा, जी सुब्रह्मण्यम अय्यर। दी हिंदू का हो जाएगा आपका जी सुब्रह्मण्यम अय्यर, ठीक है, जी सुब्रह्मण्यम अय्यर। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न में, इसी प्रश्न में हम देखते हैं केसरी का। तो चलिए केसरी का कौन हो जाएगा, केसरी का आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। और उसके बाद हम कहेंगे कि बंगाली का, तो बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी की बात कर ले तो गंगा प्रसाद वर्मा। और आपका एक बचा हुआ रह गया सुधारक, तो सुधारक का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में मिल जाता। तो सही उत्तर होगा आपका कौन, डी हो जाता। जिसमें सभी मिल जाए और लाइन बाय लाइन मिल जाए तो उसे हम कहेंगे सही उत्तर, आप निकाल लीजिए।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के रूप में जाने जाने लगे कब? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है? सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो आपका सही उत्तर है भगत सिंह की उम्र उस समय थी 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जलियांवाला बाग नरसंहार के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में शुरू हुआ था? तो हम कहेंगे रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। आपको कब लाया गया था रॉलेट एक्ट? तो मार्च 1919 में लाया गया था। अगर हम बात कर ले जलियांवाला बाग नरसंहार का, तो इसका डेट अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि 13 अप्रैल 1919। इसी में देखते हैं स्वदेशी आंदोलन 1905, बारदोली सत्याग्रह 1928, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो इसका सही उत्तर तो होता आ रहा, किंतु बीपीएससी ने मान लिया उत्तर पटना, तो अब आप भी मान के चलिए पटना। अगला बढ़िए। अगला प्रश्न में क्या है? 134 नंबर में पूछा गया किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो आप जानते हैं कि भारतवर्ष में न किसी एक राज्य में नहीं बल्कि कई राज्यों में हुआ था। तो इसी से आप कंक्लूजन पे आ जाइए कि आपका सही उत्तर होगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न आइए। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। 136 नंबर प्रश्न, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह क्या था? तो आप जानते हैं कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 आपको चंपारण आते हैं, बिहार में आते हैं और वहां से किसानों की स्थिति को देखते हुए समीक्षा करने के बाद चंपारण सत्याग्रह का सूत्रपात करते हैं। तो भारत में पहला सत्याग्रह इनका हो गया चंपारण में। अगर हम अहमदाबाद की घटना की बात करें तो अहमदाबाद में मिल मजदूर वाली घटना है, ये आपको फरवरी 1918 में, और बारदोली सत्याग्रह 1928 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को। अगला प्रश्न देखिए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। देखिए गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो कि आपको 1920 से 22 तक चला, चौरी चौरा कांड हो जाने तक चलता रहा, तो उस समय तक चला, तो हम कहेंगे इस बीच जो गांधी जी ने लोगों से ये कहा कि आप शराब नहीं पीजिए, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी हो गई। ठीक है, एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया और इस संबंध में उन्होंने एक सूची प्रस्तावित कर दी जो शराब पीते थे वैसे लोगों का। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो आपका सही उत्तर है बिहार। सही उत्तर है आपका बिहार। अब देखते हैं 138 नंबर प्रश्न। आपका 138 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें है आपका नमक सत्याग्रह के संबंध में पूछा गया है। तो आप याद करिए 1930 नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध भी किया था सरकार के समक्ष? तो ये विरोध जताया गया था चौकीदारी कर से संबंधित। चौकीदारी कर से आपसे ये पूछा जाए चौकीदारी कर का विरोध कहाँ किया गया था? तो बिहार में। किस दौरान? तो नमक सत्याग्रह के दौरान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो फरवरी 1938 में बिहार की सरकार ने इस्तीफा इसलिए दिया था कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार किसान सभा से संबंधित प्रश्न है और इससे काफी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार किसान सभा से जुड़ा कौन था? तो आप बताइए कि बिहार किसान से जुड़े हुए कौन कौन लोग हैं? तो हमें बताना है कि स्वामी सहजानंद ये भी जुड़े हुए थे, कार्यानंद शर्मा जुड़े हुए थे, राहुल संस्कृत्यान जुड़े हुए, यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा इत्यादि। तो हम कहेंगे कि इनसे ये सभी जुड़े थे। तो आपको उत्तर करना है, तो आप कहेंगे इसका सही उत्तर होगा आपका सही क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक। तो आप लगा दीजिए टिक ई में। फिर इसी संबंध में आपको हम चर्चा कर देते हैं कि एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि 1922-1923 में मुंगेर में किसने किसान सभा के गठन का, किसान सभा से संबंधित काम किए थे? तो ये जो प्रश्न पूछा जाता है इसका सही उत्तर होगा शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि 1922-23 के बाद जब आगे बढ़िएगा तो बिहटा में 1928 में फिर किसान सभा के गठन का प्रयास किया गया और फाइनली आपको जो है ये कंक्लूजन निकालना है कि सोनपुर मेला में 1929 में बिहार किसान सभा का गठन कर लिया गया।
ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाता है एक प्रश्न कार्यानंद शर्मा के बारे में, तो कार्यानंद शर्मा के बारे में हमें बताना क्या है कि कार्यानंद शर्मा का संबंध है तो बरहैया ताल से, बरहैया ताल और बर्खास्त आंदोलन से। आपसे ये पूछा जाए कि मुंगेर में बरहैया ताल या बर्खास्त आंदोलन किसने चलाया था, आप बताएंगे सही उत्तर कार्यानंद शर्मा। तो ये रहा आपको 140 नंबर प्रश्न। तो ये